हेलो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स डिस्कस किया था। उसमें से हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था, बट हम लोगों ने अभी तक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन नहीं देखा। तो हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखेंगे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखेंगे इस वीडियो में। मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि पैरेलल में भी होगा और सीरीज में भी होगा। हालांकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। एक बार चेक कर लेता हूं कि वीडियो क्लियरिटी ठीक है या नहीं है। सब ठीक है। इधर ऐसे 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 और इधर में एक लास्ट बना दो। अच्छा, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया हूं। क्या है ऐसे ऐसे बार बार ऐसे ऐसे जैसे ऐसे क्या है बता रहा हूं, रुक जाओ। हाँ, सब ईएमएफ, सब सेल का ईएमएफ ई है सबका। ऐसे कितने सेल कनेक्टेड है? इधर इधर एन सेल्स कनेक्टेड है। और ऐसे रोज कितने हैं? एम रोज आर देयर। ऐसे मतलब ये ई ई ई ई है ना, ई ई ई ई सब आर 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 आर। अच्छा, और द होल थिंग इज कनेक्टेड विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। अच्छा, ये हो गया सर्किट का डायग्राम। डायग्राम भी पूरा बोर्ड ले लिया। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? पहले तो ये बात जान लो कि हर एक रो में n EMF आर कनेक्टेड एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो नेट EMF इन ईच रो क्या हो जाएगा? NE, बिकॉज सीरीज में है, हम लोगों ने देखा था। ठीक, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इन ईच रो NR। वेरी गुड। तो अगर ऐसा है तो मुझे रिप्लेस करना होगा। द सेकेंड डायग्राम, इसका सेकेंड डायग्राम जो होगा वो कुछ इस तरह होगा कि हर एक रो में जो टोटल ईएमएफ बन गया अभी, ये बन गया एन ई एन ई एन ई एन आर एन आर एन आर, और ये तो आर है। ऐसे कितने कनेक्टेड है? एम कनेक्टेड है। पैरेलली हर एक सेल का भी क्या है? ईएमएफ कितना है? एन ई। तो पैरेलली अगर ऐसे सेल कनेक्टेड है, देन इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा that will be the EMF. Now EMF, what is the overall EMF when any EMF are connected in parallel? That means the overall EMF will be the EMF of each cell, that is it is NE only. अच्छा, NR करके कनेक्टेड है पैरेलली। कितना कनेक्टेड है? M। अच्छा, RR करके कनेक्टेड है कितना? M। कितना होगा? R by M इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और अगर NR कनेक्टेड है, NR करके कनेक्टेड है तो NR by M होगा। तो ये जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ओवरऑल हो गया NR, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हो गया। क्लियर? अब करंट इन द सर्किट देखो काफी आसान है। द करंट इन द सर्किट इज टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। अरे मैंने तो M नहीं दिया, NR बाय M। ठीक, अगर तुम देखो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं NE M
तो ये एम आर प्लस एन आर, तो करंट इज इक्वल टू एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर। वेरी गुड, ये हो गया टोटल करंट इन द मिक्स कॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम करंट कब होगा, मैक्सिमम करंट कब होगा, मैक्सिमम करंट कब होगा। मैक्सिमम हमारे करंट आई मैक्स तभी होगा जब ये डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा। दैट मीन्स करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन एम आर प्लस एन आर इज मिनिमम। अच्छा, ये मिनिमम कैसे हो सकता है, कैसे मिनिमम कर सकते हैं, चलो देखते हैं। एम आर प्लस एन आर को हम लोग लिख सकता हूं रूट ओवर एम आर होल स्क्वायर प्लस एन आर होल स्क्वायर, सॉरी सिर्फ होल स्क्वायर नहीं, रूट ओवर होल स्क्वायर, बिकॉज ये स्क्वायर है, रूट ओवर कट के ये हो जाएगा। और क्या कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एम आर होल स्क्वायर प्लस एन आर होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम आर, सॉरी रूट ओवर एम आर रूट ओवर एन आर। अच्छा, मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तुम लोगों को, देख लो, माइनस ट्वाइस रूट ओवर एम, सॉरी ये कैपिटल आर है, एम आर रूट ओवर एन आर होगा। करंट का एक्सप्रेशन यहां पे साइड में लिख देता हूं, बाद में भूल जाओगे। एम एन ई एम आर प्लस एन आर, है ना। तो ये मिनिमम करना है मुझे। तुम देखो ये प्लस और माइनस कर दे, कैंसिल हो जाएगा, ये सब कर देगा, अल्टीमेटली यही आ रहा है ये आंसर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ए बी को लिख सकता हूं मैं कि एम आर माइनस रूट ओवर एन आर, सॉरी एन आर होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम आर एन आर। अच्छा, now this value will be minimum only if this is equal to 0, since it is square, ये स्क्वायर में आया है तो ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, नेगेटिव टर्म आएगा भी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर में है। तो दिस विल बी मिनिमम जब इसका वैल्यू 0 हो जाए, इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0, बिकॉज नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 0 कर सकता हूं। सो एम आर प्लस एन आर इज minimum when root over mr minus मतलब रूट ओवर एम आर, मैं यहां लिख रहा हूं, मतलब रूट ओवर एम आर रूट ओवर एन आर, रूट ओवर हट जाएगा, एम आर एन आर, आर इज इक्वल टू एन आर बाई एम। ये क्या है, व्हाट इज एन आर बाई एम? एन आर बाई एम वॉज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज आर, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हम लोग कब करेंगे, जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स इज इक्वल टू द, whenever the total internal resistance of the cell is equal to the total external resistance of the circuit, then the current derived is maximum. ये है मिक्स्ड ग्रुपिंग का केस। मिक्स्ड ग्रुपिंग का केस खत्म होके हम लोगों का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो है वो खत्म हो चुका है। हम लोग जो नेक्स्ट चीज में जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है व्हिटस्टन ब्रिज। नाम ऐसा क्यों पड़ा, बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट नेम, जिनका नाम था व्हिटस्टन, और उन्होंने एक ब्रिज बनाया, और उस ब्रिज के क्यों बनाया, अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक आसान तरीका बनाने की कोशिश किया उन्होंने। और व्हिटस्टन ब्रिज दिखता कैसे है, एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
at least four arms, four resistance connected in this manner. तुम ले लो P Q R S और उनके बीच में उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया. माइंडेड गैल्वेनोमीटर का भी एक रेजिस्टेंस होता है. तुम मान सकते हो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, बिकॉज हर एक इक्विपमेंट का रेजिस्टेंस होता है. मैं Rg ले रहा हूं, मतलब बीच में भी एक रेजिस्टेंस है जो Rg है. एंड द एंटायर सर्किट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी. E ले लो या V ले लो, तुम्हारा मर्जी. E ले रहा हूं. तो व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या निकालते हैं? अननोन रेजिस्टेंस. 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया रहेगा, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है मुझे. अकॉर्डिंग टू इट कि व्हीटस्टोन ब्रिज, तुम लोग क्या करोगे? डेफिनेशन वगैरह लिखोगे व्हीटस्टोन ब्रिज का. ठीक, डेफिनेशन वगैरह लिखोगे. एक्चुअली अगर बोलना है मैं थोड़ा सा बोल देता हूं तुमको, कुछ है नहीं खास. एग्जैक्टली जो किताबी लैंग्वेज है, किताबी लैंग्वेज, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस used to determine one of these resistances quickly and accurately in terms of the remaining 3 resistances. बहुत ही सिंपल है. अच्छा, ये डेफिनेशन है, बट है क्या? बोला कि कैसे काम करता है. बोलता है कि इस तरह वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर चूजन और एडजस्टेड. मान लो यहां से एक वेरिएबल है, इसको एडजस्ट करते करते इस तरह बनाया गया है ताकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो. कब बैलेंस्ड होगा? when there is no current flowing through this galvanometer. that means इस रेजिस्टेंस को इस तरह अरेंज करेंगे ताकि गैल्वेनोमीटर से एक भी करंट ना जाए. और गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which is used to detect current. अगर करंट जैसे एमीटर देखे हो तुम लोग, वोल्टमीटर देखे हो, उसी तरह गैल्वेनोमीटर भी है. क्या होगा? जैसे करंट प्लस होगा तो गैल्वेनोमीटर ऐसा डिफ्लेक्ट करता है. डिफ्लेक्ट. तो अगर गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, दैट मींस देयर इज नो करंट थ्रू दिस आर्म, थ्रू द मिडिल, दिस मिडिल आर्म. अगर नो करंट, देन द ब्रिज इज balanced, then the Wheatstone bridge is balanced. And if the Wheatstone bridge is balanced, then we can write that P by Q is equal to R by S. P by Q is equal to R by S. मतलब resistance of P divided by Q is equal to resistance of R divided by S. यहां पे 3 का वैल्यू पता है, 1 का वैल्यू निकल जाएगा. ठीक. P by Q equal to R by S, the ratio of these 2 resistance divided by the ratio of these 2 resistances. इसका प्रूफ हमें देखना है. अभी प्रूफ कुछ नहीं कि ये रेशियो मुझे निकालना है. कैसे निकालते हैं देखते हैं. हम लोग किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे कि करंट आया, आते ही करंट चला गया इधर I1 और मान लो इधर चला गया I2. ये आया, I1 I2 में डिवाइड हुआ. I1 आया, आते ही I1 को फिर से एक जगह मिला जाने के लिए, तो मान लो इधर करंट चला गया IG क्यों बोल रहा हूं? गैल्वेनोमीटर से करंट पास होगा ना, इसलिए IG बोल रहा हूं. तुम बोलोगे सर ये तो बैलेंस्ड है, इसमें से करंट नहीं जाएगा. अच्छा, करंट नहीं जाएगा, हम लोग बाद में इक्वेशन में पुट करके निकालेंगे. अभी दे रहा हूं कि करंट जाना चाहिए. तो इधर से कितना जाएगा? इधर से I माइनस IG जाएगा. अच्छा सॉरी, I1 माइनस IG, बिकॉज ये I1 है, I1 से IG चला गया तो बचा कितना? I1 माइनस IG. अच्छा, तो I1 माइनस IG इधर आया, I1 माइनस IG इधर आया, और इधर से IG आ रहा है और इधर से I2 आ रहा है. तो दोनों तरफ से आ रहा है, इधर से जाएगा, कितना जाएगा? I2 प्लस IG जाएगा. तो I2 प्लस IG इधर से जा रहा है, I1 माइनस IG इधर से जा रहा है, तो इधर से कितना हो जाएगा? तुम देख लो, I1 माइनस IG प्लस I2
प्लस आई जी कैंसिल, that is equal to I1 plus I2 that is equal to I, because I ब्रेक होके I1 I2 हुआ था, तो I1 I2 मिलके मुझे क्या मिलेगा I, मतलब यहां से I निकला था तो यहां घुस गया I। मैंने पहले ही बताया था कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी सच कि जितना करंट निकलेगा एक बैटरी से उतना करंट आके घुसना है उस बैटरी पे, ठीक। अच्छा, ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मेरा। मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं, तुम लोगों को पता चल गया ये आई होता है, मैं कैसे होता है मैं दिखा दिया। अब मैं लूप्स लेता हूं, लूप्स। ओ लूप्स लेता हूं, कौन सा लूप लूंगा, कुछ भी लूप ले सकता हूं। कितना लूप बन सकता है, यहां एक लूप बन सकता है, ये बड़ा वाला लूप बन सकता है, फिर ये वाला लूप बन सकता है, फिर ऐसा भी लूप बन सकता है, ठीक है ना। लूप कैसे भी बन सकते हैं। अब आगे, अब देखो कि एक लूप ले लेता हूं, पहले नंबरिंग कर नेमिंग कर देता हूं तो अच्छा होगा, ए बी सी डी, ठीक, ऐसे नंबरिंग कर दिया मैंने, ए बी सी डी, और ऐसे ही लूप ले लेता हूं ए बी सी डी के हिसाब से, ठीक। तो पहला लूप लेता हूं ए बी डी ए, तुम लोगों को ये सब पता है, ए बी डी ए, तो मेरा क्या हो जाएगा, I1 यहां से करंट जा रहा है इधर तक, तो मैं इधर जा रहा हूं तो ऑब्वियसली ये घटेगा, -I1P -IGRG, और मैं इधर से इधर जाऊंगा तो +I2R इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, अब since at balanced condition no current flows through galvanometer, therefore Ig must be equal to 0, तो -I1P प्लस I2R इक्वल टू 0 है ना। तो लिख सकता हूं I1 I2R इक्वल टू I1P, एक 1। अच्छा, इसी तरह R और P मुझे मिल गया, R एंड P मिल गया, तो यहां ये वाला लूप ले लूं तो अच्छा है। कौन सा लूप, बी सी डी बी, तो ये क्या हो जाएगा, I1 माइनस IG, माइनस साइन आएगा एक Q, फिर इधर से इधर प्लस I2 प्लस IG S, फिर इधर से इधर प्लस होगा, देखो मैं ऑपोजिट जा रहा हूं, प्लस IGRG इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली ये तो 0 होगा, तो मेरा बचेगा क्या, मेरा बचेगा, और IG भी 0 है तो मेरा होगा -I1Q प्लस I2S इक्वल टू 0, और I2S इक्वल टू I1Q, ये हो गया 2, ठीक। अब 1 डिवाइडेड बाई अगर 2 करता हूं तो मुझे मिलेगा I2R डिवाइडेड बाई I2S और I1P डिवाइडेड बाई I1Q, I1 I1 I2 I2, दैट मींस R बाई S इक्वल टू P बाई Q, या तो फिर हम लोग एक ही बात है P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, ये प्रूव हो चुका है मेरा गैल्वेनोमीटर।
सॉरी प्रूव हो चुका है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ। ठीक, एडवांटेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज खुद से लिखोगे, सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज खुद से लिखोगे, ये सब तुम लोग खुद से लिखोगे। ये जो छोटा सा डेफिनेशन है वही मैंने दिया है। इज दैट क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है व्हीटस्टोन ब्रिज का। जब भी पॉइंट पोटेंशियल, हमने पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक देखे हैं, उसमें जब भी मेरे को 4 डिफरेंट पोटेंशियल मिलेगा तो कोशिश करना कि व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने को। ठीक है, और व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया तो आसान है निकालना, बिकॉज कोई भी एक से आराम से निकल जाएगा। एक चीज और देखो तुम, एक चीज और देखो तुम कि मैं ऐसे भी लिख सकता था इसको, पी एस आर क्यू, मतलब मल्टीप्लाई करके अगर ऐसा इक्वल हो रहा है। एप्लीकेशन में क्या होगा कि एप्लीकेशन में ये होगा कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना आंसर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उतना अगर आंसर हो रहा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। एक ही बात है, रेशियो में देखो या मल्टीप्लिकेशन में। बहुत लोग रेशियो में कंफ्यूज हो जाते हैं, टी बाई ये कर देता है, ई बाई ये कर देता है, तो कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जैसे कि मान लो 4 6 8 3 5। अब मैं बोला कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। अब पहले तो मैं देखूंगा 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, या तो फिर 4 बाई 8 3 बाई 6। तुम देखो मतलब हाफ हाफ इक्वल हो रहा है, या तो फिर देखोगे 4 6 जा 24, 8 3 जा 24, हाँ मैच हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे 8 2 देता तो 8 2 जा 16 और 4 6 जा 24, तो मैच नहीं हो रहा है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस्ड है, मतलब इन दिस केस अगर बैलेंस्ड है तो ये बीच वाला से कोई करंट नहीं जाएगा। बीच वाला से अगर कोई करंट नहीं जाएगा, इसको हटाओ, हटा दो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना, अननोन रेजिस्टेंस नहीं, इक्विवेलेंट। यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली, बट हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब देखो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सीरीज 12 और ये हो गया 9। अब ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। 12 और ये 9 तो पैरेलल हो गया, तो 12 इंटू 9 बाई 12 प्लस 9, तो 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 21, तो 3 7 3 3, तो ये 36 बाई 7 आंसर हो गया। ठीक, इस तरह हम लोग निकालते हैं। मैं कुछ एप्लीकेशन देता हूं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक रिलेटेड, जो तुम लोगों ने पहले भी किया है, देख लो एक बार। कि याद है ऐसा एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, वो कैपेसिटर लेके किया था, अब मैं रेजिस्टेंस का देखा और कुछ ऐसा दिया था मैंने। एक पहले तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला नहीं है, फिर भी मैं पहले ये दिखा देता हूं, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज में जाऊंगा। मैंने पूछा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो मैंने बोला था पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक के हिसाब से, याद करो मैंने बोला था कि पहले जितने जंक्शन है, ये जंक्शन ये जंक्शन ये जंक्शन ये जंक्शन, इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, और जिन दो के अक्रॉस में मुझे निकालना है उन दोनों को सबसे सेपरेट रखो। जैसे कि ए और बी के अक्रॉस में निकालना है, और बी के साथ 4 है 4 रख दो, ए के साथ 1 है तो रख दो। अब देखो 1 and 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, शॉर्ट कर दिया, मतलब ये 3 का जो पोटेंशियल होगा 1 का भी वही होगा, तो 3 इधर डाल दिया। उसी तरह 4 and 2 सेम होगा। अब 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 1 इधर 2 इधर, तो एक रेजिस्टेंस डाल दिया। 2 and 3 के बीच में रेजिस्टेंस, 2 इधर 3 इधर, तो एक रेजिस्टेंस डाल दिया। 3 and 4 के बीच में 3 इधर 4 इधर, तो एक रेजिस्टेंस डाल दिया।
तो ये पैरेलल हो गया, तीनों का वैल्यू आर आर आर, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर बाई 3। डायरेक्टली कर सकते हैं एंट्रेंस में, इतना नहीं सोचना है, ठीक। अच्छा, बट क्वेश्चन को अगर इस तरह दे दिया तो यहां पे एक रेजिस्टेंस और यहां पे एक रेजिस्टेंस और। अब ऐसे केस में देखो हम लोग क्या करते हैं, बाकी सब तो ठीक ही है, ए बी, बी के साथ 4 आ गया, ए के साथ 1 आ गया, बट 1 एंड 3 सेम पोटेंशियल नहीं है, बिकॉज बीच में एक रेजिस्टेंस और आ गया आर, इसके बीच में भी, मतलब 4 एंड 2 भी सेम नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं, A1 B4, ठीक। अब ऐसे सिनेरियो में तो अलग अलग पोटेंशियल, मतलब 2 का पोटेंशियल 1 के साथ मैच नहीं होता, 2 का पोटेंशियल 3 के साथ भी मैच नहीं होता, सिमिलरली 3 का पोटेंशियल किसी के साथ मैच नहीं होता, मतलब मुझे और 2 पोटेंशियल एक्स्ट्रा मिला, जितना अगर 2 और मिला तो उसको ऊपर और नीचे में रखो, ऊपर और नीचे में रखा। अब देखो 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस लगा दो, 2 एंड 3 के बीच में रेजिस्टेंस लगा दो, 1 एंड 3 के बीच में रेजिस्टेंस देखो ऐसे, 2 एंड 4 के बीच में रेजिस्टेंस लगा दो, 3 एंड 4 के बीच में रेजिस्टेंस लगा दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लग गया। अब ये भी यार, ये भी यार, ये भी यार, ये भी यार, ये बैलेंस होना ही है, बिकॉज आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब ये बीच का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा दो, तो ये दोनों सीरीज ट्वाइस आर, मतलब ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा ये ट्वाइस आर, ये हो जाएगा ट्वाइस आर। अच्छा, और फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ट्वाइस आर बाई 2, 2 2 कैंसिल, मतलब आर इक्विवेलेंट हो गया आर। करके देख लेना तुम लोग अगर कंफ्यूज हो गया तो, एक एक का वैल्यू ट्वाइस आर है, ऐसे कितने हैं, 2 है, तो ट्वाइस आर बाई 2 होगा, 2 2 कैंसिल, आर रह गया, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया इन दिस केस, आर। यही है व्हिटस्टन ब्रिज का एप्लीकेशन। कुछ क्वेश्चंस और है तुम्हारे असाइनमेंट में, शायद एक क्वेश्चन दिया हुआ था ऐसा। ए और बी के बीच में लगाना है, इसका तो तरीका भी है, एक तो डायरेक्ट तरीका है, और एक में पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से बताऊंगा। एक तो डायरेक्ट तरीका क्या है कि इस ए को, ये मान लो ये सब वायर है, इस वायर को ऐसे खींच के ऐसे लेके गया, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा, इसको उठा के, मान लो ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है ना, ऐसे उठा के ऐसे लेके आ गया, मतलब ये हो गया, और ये डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा, तो ये व्हिटस्टन ब्रिज बना, देखो बना या नहीं, व्हिटस्टन ब्रिज बन गया है ना, ऐसे ऐसे देखो सीधा करके बन गया ना। तो डायरेक्टली तुम इसको बीच में निकाल, बीच से हटा दो, व्हिटस्टन ब्रिज बैलेंस नहीं है, व्हिटस्टन ब्रिज वो भी बैलेंस होना पड़ेगा, बैलेंस है, इसको हटा दिया। अच्छा, व्हिटस्टन ब्रिज बिना बैलेंस का, हाँ मतलब उस शेप में आएगा, बिना बैलेंस का भी क्वेश्चंस कर सकते हैं किरचॉफ लॉ से। इसको हटा दो, फिर पहले जैसा था वैसे ही आंसर आएगा, या तो फिर ऐसे कर सकते हो, सर्किट कैन बी रीड्रॉन करके, या तो फिर मैं बता दे रहा हूं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक इसका। ठीक, सब आर 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 और ये बी, तो जैसे था पहले 1 2 3 4, हर एक जंक्शन को नंबर करो, ए और बी को सेपरेटली रखो, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, समझा। अब 2 इधर 3 इधर, 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस डालो, 2 एंड 3 के बीच में डालो, 1 एंड 3 डालो,
2 एंड 4, 2 इधर 4 इधर, ठीक। 3 एंड 4, 3 इधर 4 इधर, हो गया। इसके बाद कोई आंसर तो तुमको पता ही है, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो दिस इज द, अगर तुम्हारा संडे का एग्जाम का बात करो तो दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस। बाकी सब मैंने कर दिया, जितना दिया है वो वीडियो देख के पूरा करो। आई होप तुम लोग अच्छा कर लोगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।